वस्तुएं कुछ समय के लिए कवि के दिमाग से निकल जाती हैं। ऐसी बात नहीं कि हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी हैं, वो रिसाइकल बिन में तो है ही। तो ये जो बात है, और उसमें से जब वो निकलती हैं, यानी शांति के क्षणों में जब निकलती हैं और उस समय जो कविता जन्म लेती है, वो जन सामान्य तक पहुंचने वाली कविता होती है। वो भाषा भी आम आदमी के बोलचाल की भाषा होती है। उसमें गद्य और पद्य के बीच कोई विशेष भेद नहीं होता है। आधुनिक कविताएं भी आप देखें, सुल्तान अहमद की कविता जैसे है कि दीवार के इधर उधर छंदबद्ध कविता है, फिर भी उसके बाद देखिए कि भाषा की बिल्कुल एकदम बोलचाल की भाषा है। कहीं भी कविता के सामान्य पाठक को ये नहीं अखरता है कि चंदू क्या कहता है, राजा क्या कहता है, या सुलेमान जो बोलता है, या जो कवि कहता है, उसमें कहीं भी पाठक को ये अखरता नहीं कि बाहर की भर्ती के शब्द हैं। तो वर्ड्सवर्थ भी ऐसे बाहर के भर्ती के शब्दों से बचने की बात कही थी। राजेश जी, इसके बारे में? ये आपकी बात सही है कि जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई कविता के पीछे उद्देश्य क्या है, कविता का प्रयोजन जो है, या कविता जन्म कैसे लेती है, या कविता शक्तिशाली कैसे बनती है। तो ये हमको यहाँ लिरिकल बैलेट्स की चर्चा के हिसाब से बात करनी है, इसलिए पात्र, घटना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर समाविष्ट होती हैं। और हमें जो कुछ बात करना हो वो लिरिकल बैलेट्स को संदर्भ में रख के करना। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को जो हम महत्व दे रहे हैं और यहाँ चर्चा हो रही है, उसी बात पे बात करेंगे कि जैसे कोई भी चीज़ होता है, कवि की स्मृतियाँ क्या होती हैं? कवि की स्मृतियाँ एकीकरण होती हैं। एकीकरण करके क्या होता है, तो उसमें मनोवेग जो होता है वो मस्तिष्क में पुनर्जीवित हो जाता है। और यह पहले जैसे मनोवेग जैसा ही होता वैसा ही होता, लेकिन क्या होता है, उसकी जो अनावश्यक अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि दोबारा वो आता है, वो छन के और इस तरह छनने और छाटने के बाद आता है। तो वो जो कविता होती है, वो जो भाव होता है, वो उस पर ही महत्व होता है। इस प्रकार उन्होंने जो महत्व दिया है, इसकी हमने चर्चा की। यहाँ अंतिम ये स्लाइड आप देख सकते हैं, वर्ड्सवर्थ का ये मकबरा। ये धन्यवाद।